हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड वाईफाई स्टडी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं लेखपाल जीके टेस्ट चौथा। मैंने पिछले 3 टेस्ट करा दिए, जिसमें मैंने 20-20 क्वेश्चन लिए और उन 20-20 क्वेश्चनों में मैंने इस तरीके से आपको पढ़ाया जैसे उसमें आपके 200 क्वेश्चन तैयार हुए। इसी तरीके से आज की टेस्ट सीरीज में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। 20 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज में कम से कम आपके 200 क्वेश्चन तैयार होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन से। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना और जो व्यक्ति चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी इस तरह की वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन उसके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दिए है, राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था? प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो कौन थे प्रथम आयोग के अध्यक्ष? जस्टिस एस के धर। कौन थे? जस्टिस एस के धर थे। भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस एस के धर थे। और इस क्वेश्चन से संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष पूछे जाते हैं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आप याद रखेंगे, फजल अली। कौन थे? फजल अली थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1953 में। आप याद रखें कि 1953 में हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। और इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे आप याद रखेंगे, कभी पूछा जा सकता है। अभी तक तो नहीं पूछा गया पर लेकिन कभी पूछा जा सकता है कि इसके अन्य सदस्य कौन कौन से थे। तो आप याद रखेंगे पंडित हृदयनाथ कुंजरी और सरदार के.एम. पडिक्कर। कौन थे? आप याद रखेंगे दोनों के नाम, पंडित हृदयनाथ कुंजरी और सरदार के.एम. पडिक्कर। ठीक। और इससे क्या पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग पास कब हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग पास हुआ था, आप याद रखेंगे 1956 में। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग पास हुआ था। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था भाषा के आधार पर सबसे पहले, और इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर, आप याद रखेंगे 1 अक्टूबर 1953 में। 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिए? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है? तो किसको दी है? संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। और इसके बाद में संवैधानिक संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद 32 में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और कौन से अनुच्छेद पूछे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है? विधि के समक्ष समता, तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 में आप याद रखेंगे। धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस में है? तो अनुच्छेद 15 में है, आप याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। और अनुच्छेद 15 से एक मूवी भी बनाई गई है आर्टिकल 15, तो उस मूवी में भी इस अनुच्छेद के बारे में सब कुछ दिखाया गया है। और यदि यार बात करें तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की जो क्षमता है तो वो किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 16 में, आप याद रखेंगे अनुच्छेद 16 में दी गई है। और अप्रस्तुतता का अंत किस में दिया गया है? अनुच्छेद 17 में दिया गया है। उपाधियों का अंत किस में दिया गया? अनुच्छेद 18 में दिया गया है। और प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई है। ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो पूछे जाते हैं अधिकतर पेपरों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिए? राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु क्या है? तो राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु क्या होती है कि अवकाश प्राप्त करने की आयु की कोई सीमा नहीं होती। अवकाश प्राप्त करने की कोई भी सीमा नहीं होती राष्ट्रपति के लिए। और बात करें यदि राष्ट्रपति से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो राष्ट्रपति के लिए सबसे पहली बात न्यूनतम आयु कितनी होती है पूछा जाता है, तो 35 वर्ष आप याद रखेंगे। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक होते हैं? तो 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं, आप याद रखेंगे। 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं
और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। और राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। ठीक, आप इसे याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। और यदि यार बात करें कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में, तो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में। आप याद रखेंगे अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। अब भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ये किस अनुच्छेद में बोला गया? ये अनुच्छेद 53 में बोला गया है। अनुच्छेद 53 में क्या बोला गया है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। और बात करें यदि राष्ट्रपति से संबंधित कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के लिए निर्वाचन मंडल किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 54 में। किसमें? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल। बात करें यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। और राष्ट्रपति पद की योग्यता किस में दी गई है, तो राष्ट्रपति पद की योग्यता दी गई है अनुच्छेद 56 में। आप याद रखेंगे अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति पद की योग्यता दी गई है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद से लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दी है? निम्नलिखित में से कौन से विधेयकों पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता? तो किस में करने पड़ते हैं? धन विधेयक में। धन विधेयक में राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और राष्ट्रपति जी उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस भी नहीं भेज सकते। तो किस ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, धन विधेयक। और धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। आप याद रखेंगे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है कि अंतिम निर्णय किसका होता है, तो लोकसभा का ही अंतिम निर्णय होता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर करने पर धन विधेयक पारित हो जाता है। आप याद रखेंगे यदि लोकसभा का अध्यक्ष इसमें हस्ताक्षर कर देता है तो क्या होता है, धन विधेयक पारित हो जाता है। और लोकसभा का अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता कभी, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वो क्या करता है कि वो एक मतलब अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है। और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है तो वो किसे देता है? उपाध्यक्ष को देता है। और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। आप इन्हें भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दी है? क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस संस्था की अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं होता? तो किसकी करता है? राज्यसभा की। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है, जो कि संसद का सदस्य नहीं होता है। यदि यार बात करें राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो कौन होता है? हमारा उपराष्ट्रपति जी होते हैं राज्यसभा के उपसभापति। यदि यार बात करें उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है या नहीं होता, तो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ना ही उसे मतदान करने का अधिकार होता है। याद रखेंगे आप। अब यदि यार बात करें उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, तो उपराष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया। आप इसे भी याद रखेंगे, कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है, तो न्यूनतम उम्र होती है 35 वर्ष। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और राज्यसभा की न्यूनतम उम्र की बात करें, यदि राज्यसभा की बात हुई है तो राज्यसभा की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 30 वर्ष होती है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए। यदि यार बात करें कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के लिए कितनी होती है न्यूनतम उम्र? 25 वर्ष। 25 वर्ष न्यूनतम उम्र होती है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आप इन्हें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दी है? एपिग्राफी क्या है? तो एपिग्राफी क्या है? एपिग्राफी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो एपिग्राफी के अंतर्गत शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। अब यदि यार बात करें और भी जो अध्ययन पूछे जाते हैं इम्पोर्टेंट, तो आप याद रखेंगे कि जो न्यूमिसमेटिक्स होता है, न्यूमिसमेटिक्स
मेटेक्स होता है तो उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। और यदि यार बात करें केरियोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो केरियोग्राफी में शिलालेखों में प्रयुक्त प्राचीन लेखों का अध्ययन किया जाता है। ये जो बी ऑप्शन में दिए हुए किस में किया जाता है, केरियोग्राफी में किया जाता है। और बात करें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो क्रिप्टोग्राफी में गूढ़ लेखन का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है, गूढ़ लेखन का अध्ययन किया जाता है। यदि यार बात करें ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी में अध्ययन किया जाता है पक्षियों का। आप याद रखेंगे पक्षियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यदि यार बात करें होरोलॉजी, तो होरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो होरोलॉजी के अंतर्गत समय मापन का विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। यदि यार बात करें एथनोग्राफी, एथनोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। मानव जाति का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, एथनोग्राफी के अंतर्गत। यदि यार बात करें पोमोलॉजी की, तो पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी में, तो पोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस ऋग्वेद संहिता या मंडल ने पहली बार शूद्र को परिचित कराया, तो किसने परिचित कराया था, सबसे पहले कराया था दसवीं ने। किसने, दसवीं ने कराया था। यदि यार बात करें और भी ऋग्वेद से, तो ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है वो किसको समर्पित है, आप याद रखेंगे जो पूछा गया है कई बार, वरुण को। 7वां मंडल किसको समर्पित है, वरुण को समर्पित है। यदि यार बात करें 9वें मंडल की, तो 9वां मंडल किसे समर्पित है, सोम देवता को। सोम देवता को समर्पित है 9वां मंडल, और 7वां मंडल वरुण देवता को। अब बात करें यदि अगर कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। ये पूछा जाता है गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया। अब बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। आप याद रखेंगे मंडलों की संख्या कितनी है ऋग्वेद में, 10। अब यदि यार मैं बात करूं अष्टक की संख्या, तो 8 अष्टक हैं। आप याद रखेंगे 8 अष्टक हैं। यदि यार बात करूं मैं सूक्ति की, ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या कितनी है, 1028, 1080 सूक्तियाँ। यदि यार बात करें ऋग्वेद में श्लोकों की संख्या कितनी है, तो श्लोकों की संख्या कितनी है, 10,462, 10,462 श्लोक हैं ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिए है, क्वेश्चन नंबर 8 है घटिका क्या थे, तो घटिका क्या थे, उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान। उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान को क्या कहा जाता था, घटिका कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। और इस क्वेश्चन से संबंधित कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जैसे मैं बात करूं यदि अगर जैसे उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान घटिका की बात हुई, तो पल्लवों के शासनकाल में उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थानों को घटिका कहा जाता था। किसके समय, पल्लवों के समय के शासनकाल में। अब पल्लवों की राजधानी पल्लवों की राजभाषा क्या थी, संस्कृत थी। क्या थी, पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी, और राजधानी क्या थी, कांचीपुरम। कांचीपुरम राजधानी थी और संस्कृत उनकी राजभाषा थी। याद करें यदि यार पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। कौन था, सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था। आप इसे याद रखेंगे। और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कैलाश मंदिर बनाया गया था, तो कैलाश मंदिर का जो कांची का कैलाश मंदिर है वो किसने बनवाया था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। और कैलाश मंदिर को किस नाम से जाना जाता है, कैलाश मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है, राज सिद्धेश्वर मंदिर। आप याद रखेंगे राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है कैलाश मंदिर को, जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था कांची में। और इससे पूछा जाता है कि मुक्तेश्वर मंदिर और तथा वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने कराया था। ये बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं कई बार। मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमाल मंदिर जो कांची में बने हुए हैं, इनका निर्माण किसने कराया था, तो नंदी वर्मन ने इसका निर्माण कराया था। किसका, नंदी वर्मन ने। आप याद रखेंगे नंदी वर्मन ने निर्माण कराया था मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दी है, भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की। भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की, तो किसने की थी, हिप्पालस ने। किसने की, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, हिप्पालस ने
खोज की थी। अब भारत की खोज की बात करें कि भारत की खोज किसने की, तो भारत की खोज पुर्तगाल निवासी वास्को डिगामा ने की थी। और कब की थी, 1498 में। 1498 में पुर्तगाल निवासी वास्को डिगामा ने 1948 में 1448 में खोज की थी। यदि यार बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस ने। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी 1492 में। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और 1498 में वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दी है, सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है, तो एक संयुक्त मास का, मतलब एक पूर्ण मास का समय लगता है। अब यदि बात करें सौरमंडल से संबंधित और विकल्पों की, तो जैसे मान लो कि बुध को बात करें कि बुध को कितना टाइम लगता है सूर्य की एक परिक्रमा करने में, तो सूर्य की एक परिक्रमा करने में बुध को कितना टाइम लगता है, 88 दिन का। जो मैं बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनते जाइए, 88 दिन बुध को लगता है। यदि यार बात करें शुक्र की, तो शुक्र को 224 दिन लगता है। आप याद रखेंगे शुक्र को कितने दिन, 224 दिन लगता है। यदि यार बात करें पृथ्वी को तो सबको पता रहता है 365 दिन लगता है। 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है। यदि यार बात करें मंगल की, तो मंगल ग्रह को 687 दिन का टाइम लगता है। 687 दिन का टाइम लगता है मंगल को सूर्य की एक परिक्रमा करने में। यदि यार बात करें और बृहस्पति को, तो बृहस्पति को लगभग 12 वर्ष का टाइम लगता है। लगभग 12 वर्ष का टाइम लगता है। कहीं कहीं विकल्प में 11.9 वर्ष भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। बृहस्पति को एक सूर्य का एक चक्कर लगाने में समय लगता है। यदि यार बात करें शनि की, तो शनि को कितना समय लगता है, शनि को समय लगता है 29.5 वर्ष। 29.5 वर्ष में शनि सूर्य का एक चक्कर लगाता है। यदि यार बात करें अरुण की, तो अरुण सूर्य की चक्कर कितने वर्षों में लगाता है, तो 84 वर्षों में एक चक्कर लगाता है। यदि यार बात करें वरुण की, तो वरुण एक चक्कर कितने समय में लगाता है सूर्य का, तो वरुण 164 या 165, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, 164 से 165 वर्ष लगता है वरुण को सूर्य का एक चक्कर लगाने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के दिए, कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है, तो कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, शीत शीतोष्ण प्रदेश। शीत शीतोष्ण प्रदेश मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है। अब बात करें यदि अगर किस वन में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से एक बार सुन लीजिए उन्हें, आपको याद हो जाएंगे कि किस प्रकार के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। जैसे मैं बात करूं यदि अगर कि मानसून प्रदेश में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, मानसून प्रदेश में आप ध्यान रखेंगे मानसून प्रदेश में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। एक तो सबसे पहले साल का वृक्ष पाया जाता है मानसून प्रदेश में, सागौन का वृक्ष पाया जाता है मानसून प्रदेश में, रबर का वृक्ष पाया जाता है मानसून के प्रदेश में। यदि यार बात करें सिनकोना की, तो सिनकोना कहाँ पाया जाता है, मानसून प्रदेश में सिनकोना भी पाया जाता है। और बात करें यदि अगर भूमध्य सागरीय वन में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो भूमध्य सागरीय वन में आप याद रखेंगे ओक पाया जाता है, कार्क पाया जाता है, जैतून पाया जाता है, और अंजीर पाया जाता है, और शहतूत पाया जाता है। ये सभी वृक्ष किस में पाए जाते हैं, भूमध्य सागरीय वन में पाए जाते हैं। अब यदि यार बात करें शीतोष्ण पर्णपाती वन में कौन कौन से पाए जाते हैं, शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाते हैं एस, याद रखेंगे आप, एस पाया जाता है, मैपिल पाया जाता है, और अखरोट पाया जाता है, और भोजपत्र पाया जाता है। ये सब किस वन में पाए जाते हैं, शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। यदि यार बात करें विषुवत रेखी उष्णार्ध वन में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो आप याद रखेंगे महोगनी, आबनूस, रबर, रोजवुड, ये सब किस में पाए जाते हैं, विषुवत रेखी उष्णार्ध वन में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यदि यार एक बार में आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार नहीं होते, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। 2 से 3 बार देखने के बाद में आपके ये सारे क्वेश्चन और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के दिए, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा,
कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर परियोजना। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट परियोजना है जो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है, आप याद रखेंगे कौन कौन सी है। हीराकुंड बांध परियोजना, आप याद रखेंगे हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है, महानदी पर है। महानदी पर है हीराकुंड बांध परियोजना, आप याद रखेंगे। और इसके बाद में यदि यार बात करें, अभी मैंने नागार्जुन सागर परियोजना तो बता दी आपको। अब यदि यार बात करें पोचमपाद परियोजना, पोचमपाद परियोजना बहुत बार पूछी गई है, किस नदी में बनी है, गोदावरी नदी में। गोदावरी नदी पर स्थित है कौन सी, पोचमपाद परियोजना। यदि यार बात करें इडुक्की परियोजना की, इडुक्की परियोजना तो बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है, पेरियार नदी पर है। पेरियार नदी केरल पर है, पेरियार नदी पर है इडुक्की परियोजना। यदि यार बात करें सतलज परियोजना, अब देखना सतलज परियोजना, अब सतलज के नाम से सतलज नदी मत बोल देना। सतलज परियोजना किस नदी पर है, चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी पर है सतलज परियोजना, आप इसे याद रखेंगे। यदि यार बात करें राणा प्रताप सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर है, चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर बनी हुई है राणा प्रताप सागर परियोजना। अब बात करें यदि यार तुलबुल परियोजना की, जो बहुत बार पूछी गई है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, झेलम नदी पर है। झेलम नदी पर बनी हुई है तुलबुल परियोजना। यदि यार बात करें पंचेत परियोजना की, तो पंचेत परियोजना किस नदी पर है, दामोदर नदी पर है। दामोदर नदी पर बनी हुई है पंचेत परियोजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिए, भारत में पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पत्तन प्राकृतिक पत्तन नहीं है। तो कौन सा पत्तन है जो प्राकृतिक पत्तन नहीं है, चेन्नई। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, चेन्नई एक कृत्रिम पत्तन है। अब यदि पत्तन की बात करते हैं तो भारत में आप याद रखेंगे कि भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं और 185 छोटे बंदरगाह हैं। आप इन्हें पहले याद रखेंगे कि भारत में कितने बड़े बंदरगाह हैं, 13 बंदरगाह बड़े हैं और 185 बंदरगाह ऐसे हैं जो छोटे और मझोले की श्रेणी में रखे जाते हैं। अब यदि बात करें कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, आप याद रखेंगे मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापत्तनम। आप याद रखेंगे कौन सा, विशाखापत्तनम देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। यदि यार बात करें, पूछा जाता है ज्वारी बंदरगाह, तो ज्वारी बंदरगाह कौन सा, तो ज्वारी बंदरगाह है कांडला। कांडला गुजरात में है जो, तो कहाँ पर है, ज्वारी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है कांडला बंदरगाह को। यदि यार बात करें भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा, तो भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है चेन्नई। कौन सा, चेन्नई भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है आइसलैंड। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, आइसलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अब यदि यार बात करें और विश्व में बड़े के बारे में, तो जैसे विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो आप याद रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूछा जाता है अरब प्रायद्वीप है। कौन सा, अरब प्रायद्वीप है। यदि यार बात करें कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। यदि यार बात करें कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर है विश्व की सबसे बड़ी झील जो खारे पानी की झील है। यदि यार बात करता है सबसे बड़ी झील की, तो आप क्या करेंगे, कैस्पियन सागर। यदि यार बात करता है खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो क्या करेंगे, कैस्पियन सागर। यदि क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो ताजे पानी की झील कौन सी है, आपकी सुपीरियर झील। अगल और इससे संबंधित और क्वेश्चन जैसे विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो हो गए कैस्पियन सागर। और विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर पूछा जाता है, तो विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, क्रूगर नेशनल पार्क। कौन सा, क्रूगर नेशनल पार्क आप याद रखेंगे, जो कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में है जो क्रूगर नेशनल पार्क। विश्व का सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, पूछी जाती है, तो विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, वोल्गा। आप याद रखेंगे वोल्गा विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो कहाँ पर है, धाना में। कहाँ पर है, धाना में है। और यदि यार पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो जो भारत में पड़ता है सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है।
यदि यार बात करें विश्व का सबसे बड़ा महल कौन सा है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो ब्रुनेई का शाही महल। आप याद रखेंगे ब्रुनेई का शाही महल जो विश्व का सबसे बड़ा महल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिए, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितनी जनसंख्या एशिया में रहती है। तो विश्व के कुल जनसंख्या का लगभग कितनी जनसंख्या एशिया में रहती है, 2/3 भाग, यानी 60%। लगभग 60% जनसंख्या कहाँ पर, एशिया में रहती है। और एशिया क्या है, पूरे विश्व का क्षेत्रफल कितना है एशिया का, 30%, और यहाँ पर जनसंख्या कितनी निवास करती है, 60%। और एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आप याद रखेंगे एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। और एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा, सिंगापुर। कौन सा, एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा, सिंगापुर है। और बात करें कि एशिया महाद्वीप में स्थित जो चीन है, तो वो विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। कौन सा, चीन। चीन विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है जो एशिया में पड़ता है। और चीन विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश भी है। और यदि यार बात करें कि विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा डाकघर वाला देश कौन सा है, तो भारत है। भारत में सर्वाधिक डाकघर है। यदि यार बात करें कि जलयान बनाने में विश्व में नंबर 1 कौन है, तो विश्व में जो एशिया में पड़ता है, जापान। जापान विश्व में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश है जो एशिया में। और एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है, तो ये पूछा जाता है, तो जावा। जावा एशिया में विश्व का सबसे घना बसा द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिए, यूएनओ का वर्तमान महासचिव निम्न में से संबंधित है। तो यूएनओ का वर्तमान महासचिव किस देश से संबंधित है, पुर्तगाल से। पुर्तगाल से संबंधित है। यूएनओ के वर्तमान महासचिव जो एंटोनियो गुटेरस हैं, वो पुर्तगाल के हैं। और यदि यार बात करें यूएनओ की, तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। बात करें यदि अगर यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है, आप याद रखेंगे न्यूयॉर्क में मुख्यालय है यूएनओ का। यदि यार बात करें यूएनओ के मुख्य अंग कितने हैं, तो 6 अंग है। कितने अंग हैं, 6 मुख्य अंग है। और यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे, वर्तमान में तो एंटोनियो गुटेरस है, और प्रथम कौन थे, त्रिगवेली। पूछा जाता है कई बार, कई एग्जाम में पूछा गया है, त्रिगवेली प्रथम महासचिव थे। और वर्तमान में कौन है, एंटोनियो गुटेरस हैं। और यदि यार बात करें सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो 15 सदस्य होते हैं, याद रखेंगे सुरक्षा परिषद में। और जिनमें से 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। और जो 10 अस्थायी हैं इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, आप याद रखेंगे। और जो स्थायी देश हैं, तो वो कौन कौन से स्थायी देश हैं, 5 तो आप याद रखेंगे, उनको मैं बता देता हूँ। यूएसए, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, रूस, और इसके बाद में फ्रांस और चीन, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन। ये 5 देश जो हैं, तो ये क्या है, यूएनओ के स्थायी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिए, कुटजल किस देश की मुद्रा है। तो कुटजल किस देश की मुद्रा है, ग्वाटेमाला की। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, ग्वाटेमाला की कुटजल क्या है, मुद्रा है। यदि और बात करें इंपॉर्टेंट मुद्राएं जो पूछी जाती हैं, जो जैसे अर्जेंटीनो कहाँ की मुद्रा है, तो अर्जेंटीनो अर्जेंटीना की मुद्रा है। यदि बात करें कि पाउंड कहाँ की मुद्रा है, पूछा जाता है, तो पाउंड कहाँ की मुद्रा है, याद रखेंगे आप। पहली बात तो ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड है, और इसके बाद में आयरलैंड की मुद्रा पाउंड है। कौन कौन से, ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड है और आयरलैंड की मुद्रा भी पाउंड है। यदि बात करें क्रोन कहाँ की मुद्रा है, तो क्रोन कहाँ की मुद्रा है, डेनमार्क की। आप याद रखेंगे डेनमार्क की मुद्रा क्या है, क्रोन है। यदि बात करें पीसो बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको याद करना, क्योंकि ये कई देशों की मुद्रा है। पीसो किस देश की मुद्रा है, सबसे पहली बात तो क्यूबा की मुद्रा पीसो है, ठीक। इसके बाद में मैक्सिको की मुद्रा भी पीसो है, और चिली की मुद्रा भी पीसो है, और कोलंबिया की मुद्रा भी पीसो। आप ये याद रखेंगे चारों देशों के नाम। पीसो कहाँ की मुद्रा है, क्यूबा की मुद्रा है, मैक्सिको की मुद्रा है, चिली की मुद्रा है, कोलंबिया की मुद्रा है। यदि बात करें गिल्टर की बात करें, तो गिल्टर कहाँ की मुद्रा है, तो आप याद रखेंगे नीदरलैंड की मुद्रा है गिल्टर। यदि बात करें
पेसेंटा कहाँ की मुद्रा है? पेसेंटा स्पेन की मुद्रा है, पूछा जाता है। स्पेन की मुद्रा क्या है? पेसेंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिए? वयस्क में श्वेत रुधिर कोशिकाओं और लाल रुधिर कोशिकाओं का अनुपात है, तो कितना होता है अनुपात? 1:600। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अब बात आई रुधिर की, तो रुधिर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्योंकि अब एक स्वस्थ मनुष्य में यदि बात करें रुधिर की मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 6 लीटर होती है। मैंने कई बार बताया, आप याद रखेंगे, 5 से 6 लीटर होती है। मानव शरीर में रुधिर की मात्रा पूरे शरीर के भार का कितने प्रतिशत होती है? तो पूरे शरीर के भार का 7% होती है मानव शरीर में रक्त की मात्रा। और रुधिर का जो तरल भाग होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? जो तरल भाग होता है उसे कहा जाता है प्लाज्मा। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। और जो रुधिर का लगभग 60% भाग होता है, कितना? 60% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा 60% भाग होता है रुधिर का। अब बात करें यदि यार प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा में जल कितने प्रतिशत होता है? तो 90% जल पाया जाता है। प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है। यदि यार बात करें रुधिर का जो 40% होता है, 60% तो हमारा प्लाज्मा हुआ और 40% क्या होता है? 40% को क्या कहा जाता है? रुधिराणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुधिराणु कहा जाता है 40% को। और यदि यार बात करें कि लाल रक्त कण जो आरबीसी होता है, तो संपूर्ण रुधिराणु को जो 40% रक्त का होता है, तो वो संपूर्ण रुधिराणु का कितने प्रतिशत होता है? आरबीसी हमारा आरबीसी होता है 9%। 9% होता है टोटल रुधिराणु का। यदि यार बात करें कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। आप याद रखेंगे, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और डब्ल्यूबीसी को और किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार, ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। ये ग्रुप डी में भी पूछा गया है कई बार, ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है डब्ल्यूबीसी को। और यदि यार बात करें कि डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है, तो ये क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। ये क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। और यदि यार बात करें आरबीसी क्या करता है, जो आरबीसी होती है तो वो केवल किस में पाई जाती है? याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, किस में पाई जाती है? कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है। किस में? आरबीसी केवल कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिए? कान की अस्थियों की कुल संख्या है, तो कान की अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? 6 कुल संख्या होती है। अभी यदि यार बात करें कि शरीर में टोटल कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। यदि यार बात करें, ये तो वयस्क मनुष्य में होती है, बाल्यावस्था में कितनी होती है? तो 299। कहीं कहीं तो हमें 300 भी लेकिन पढ़ने को मिलेगा, पर लेकिन अधिकतर 299 पढ़ने को मिलेगा बाल्यावस्था में। यदि यार बात करें कि कपाल में खोप कितनी होती है, तो 8 होती है। कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। यदि यार बात करें शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। कौन सी होती है? फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है, जो जांघ में पाई जाती है, जो जांघ में पाई जाती है। यदि यार बात करें सबसे छोटी हड्डी की, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेप्स है। कौन सी है? स्टेप्स होती है सबसे छोटी हड्डी, और जो कहाँ पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है, जो कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। जॉन ग्रेगर मेंडल को आधुनिक आनुवांशिकी का जन्मदाता माना जाता है, क्योंकि उसने आनुवांशिकता के सिद्धांत प्रतिपादित किए। उसने निम्नलिखित पर प्रयोग किए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, जो भी होगा कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर देंगे। और इस क्वेश्चन के बारे में जिस तरीके से मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बताया, तो आप जितना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं, आप उतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन भी इसमें लिख करके भेजेंगे, जो भी आप इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। अब यदि यार वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और जो व्यक्ति चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी उसे वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन उसे मिले सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।